हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट क्यों किया, है ना। सीक्वेंस में तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आना था, बट सर ने ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया। स्टार्ट करने का रीजन है, सबसे पहला रीजन है कि ये चैप्टर 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। 2 लेक्चर इस वीक मिलेंगे और नेक्स्ट वीक में थर्सडे और फ्राइडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आसान चैप्टर है, 4 लेक्चर में खत्म हो सकता है। छोटा चैप्टर है, तो हम नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक इसको खत्म कर लेंगे, जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये चैप्टर खत्म भी हो गया, समझ भी आ गया, आसान था। उसके बाद हमारे सिर्फ 2 चैप्टर बचे, जिसको हम सैटरडे को नेक्स्ट वीक एक चैप्टर तो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को मैंने पहले स्टार्ट किया है। ठीक, और बहुत आसान चैप्टर है। और आज से आपका रिवीजन विद रुपेश सर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, रिवीजन विद रुपेश सर। तो आप एक्साइटेड हैं, तैयार हैं इस सेशन के लिए। ये लास्ट में स्टार्ट करेंगे हम, जब मैं आपको पढ़ा लूंगा तो 7:55 पर या 8 o'clock हम इसको स्टार्ट करेंगे। 6 दिसंबर, टॉपिक ER, GB और इंटरफेस। तो आज एपिसोड 1 होगा और कल एपिसोड 2 होगा। ठीक, और अभी तक मैं आपको बीच में लास्ट 1 महीने से रिवीजन प्लानर इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं कुछ बड़ा सोच रहा था। अब आप मेरे साथ साथ रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो अभी तक आप रिवीजन करते आए, ये बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट नहीं कर पाए तो बेटा, अगर अब भी नहीं जागा तो फिर कब जागेगा बेटा। अब जाग जा। नहीं सर, 12th में जागूंगा। अरे दीवाने, 12th में कुछ बड़ा काम करेंगे ना। इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए। सर आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरी बहन, आई लव यू मेरा भाई। अब सुनिएगा, सिलेबस। कौन सा सिलेबस, कौन सा सिलेबस पूछ रहे हो भाई, कौन सा सिलेबस। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जो पढ़ाऊंगा बेटा टेस्ट में वही आएगा। अगर प्लांट ग्रोथ पढ़ा रहा हूं तो टेस्ट में प्लांट ग्रोथ ही आएगा, टेस्ट के सिलेबस में प्लांट ग्रोथ ही आएगा। ठीक, चल। तो बच्चों, मैं ये कह रहा था, इस चैप्टर में हम जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ेंगे। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो हम इसमें जो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर की, वो स्टार्टिंग से नहीं करेंगे। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो बहुत इजी है, उसको बाद में कवर करेंगे। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये सीक्वेंस रहेगा। और उसके बाद इस चैप्टर के स्टार्टिंग के जो 6-7 पेजेस हैं, उनको हम क्वालिटी के साथ आपके कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। जो पढ़ाऊंगा वही आप करिएगा। और हां, एक और चीज मुझे कहना था कि नेक्स्ट वीक तक तो आपके ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे। तो अगर आपको बॉटनी रिवीजन भी करना है तो मैं प्रचंड सीरीज में पढ़ा रहा हूं, आप वहां जाके रिवाइज कर सकते हैं। अभी नहीं देख सकते लेक्चर क्योंकि रेगुलर क्लास है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा वहां से अच्छी तरीके से। बहुत बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर दे रहा हूं। आपकी क्लास में भी बढ़िया ही कंटेंट दिया है, हर जगह बढ़िया कंटेंट दिया है। ठीक है, तो आप उस चैप्टर को वहां से रिवाइज भी कर सकते हैं, किसी का बैकलॉग है तो वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों, हेडिंग डालेंगे आप, सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे, हम जहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है आपका ऑक्सिन, वो है आपका ऑक्सिन। बच्चों, प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन पाए जाते हैं जिनको आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं।
इसी को लोग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। हे प्लांट, हां आपके अंदर हार्मोन मिलते हैं, यस। इनको प्लांट हार्मोन बोलते हैं, यस। क्या इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं, यस। क्या आप इनको फाइटो हार्मोन बोल सकते हैं, यस। जो प्लांट के अंदर उसकी ग्रोथ, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी फ्लावरिंग, उसमें फ्रूट फॉर्मेशन, उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन, सीड का जर्मिनेशन, इस तरह के काफी सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो उनके सर एग्जाम्पल क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सिन है, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है सर। तो सर एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? ऑक्सिन। अब ध्यान से समझना, एनसीईआरटी मत खोलना जब तक मैं ना खोलूं। ऑक्सिन में सबसे पहले हेडिंग डाल, ऑक्सिन है क्या? ऑक्सिन है क्या? पहली चीज तो यह पता चल गई कि ऑक्सिन एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही पढ़ते जाना, फ्राइडे में चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसी को आप बोलते हैं फाइटो हार्मोन, मतलब प्लांट का हार्मोन, प्लांट का हार्मोन। ठीक है सर। इसके अंदर पहले जो तेरी हेडिंग डलेगी बेटा, वो डलेगी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के अंदर दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था चार्ल्स डार्विन और दूसरे इनके बेटे थे जिनका नाम था फ्रांसिस डार्विन। तो किनका एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। सर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया था? हम इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। चार्ल्स डार्विन और इनके बेटे हैं फ्रांसिस डार्विन। सर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट जिस प्लांट पे किया था उस प्लांट का नाम था कैनेरी ग्रास, और कैनेरी ग्रास का साइंटिफिक नेम जो है वो है आपका फेलेरिस। अब आप मुझे बताइए, ग्रास है तो मोनोकॉट होगा या डाइकॉट होगा? सर ग्रास जो होगा वो आपका होगा मोनोकॉट। पूरा फोकस करना अच्छे से, एकदम पूरा का पूरा फोकस करना। चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने कैनेरी ग्रास, जिसको आप फेलेरिस बोलते हैं, जो कि एक मोनोकॉट है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया था। सर क्या एक्सपेरिमेंट दिया था और ऑक्सिन क्या करता है प्लांट के अंदर? डिटेल में बताइए, अभी बताएंगे। इन्होंने क्या लिया, इस प्लांट का टेकन, टेकन मतलब लिया, इस प्लांट का क्या लिया? कोलियोप्टाइल लिया। अब जैसे ही मैं कोलियोप्टाइल बोलता हूं तो आपके दिमाग में आता है, आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया गया था, बहुत खतरनाक लेक्चर है, ध्यान समझना। तो आपको बताया गया था कि सर कोलियोप्टाइल क्या बताया गया था, बताइए। कोलियोप्टाइल सर हमें जो बताया गया था, हमें बताया गया था कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल, कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल, कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल। ठीक है, अब प्ल्यूम्यूल क्या बनाता था? सर प्ल्यूम्यूल बनाता था शूट, प्ल्यूम्यूल बनाता था शूट, प्ल्यूम्यूल बनाता था शूट, प्ल्यूम्यूल बनाता था शूट, प्ल्यूम्यूल बनाता था शूट। सर इन्होंने, साहब लोगों ने कोलियोप्टाइल लिया, किसका कोलियोप्टाइल लिया? कैनेरी ग्रास का, और
कॉलियोप्टाइल आपने बताया था कि प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को कॉलियोप्टाइल बोलते हैं। ठीक, अब और बेहतर तरीके से तेरे को एक चीज बताऊंगा, ध्यान से समझना, तेरे को मजा आएगा। ठीक है सर, मजा दीजिए। ये देख, ये क्या बनाया है सर, ये क्या बनाया है, बताता हूं ये क्या बनाया है। ये एक यंग शूट बनाई है, यंग शूट बनाई है। ठीक है सर, ये एक यंग शूट बनाई है। और ये रीजन क्या है सर, ये है शूट का अपेक्स, शूट की टिप जिसको आप बोलते हो, ये है शूट का एपेक्स। सर शूट के एपेक्स पर ये येलो कलर से क्या है, शूट के एपेक्स पर येलो कलर से मेरिस्टेमेटिक सेल है। और सर ग्रीन कलर से क्या है, ग्रीन कलर से भी मेरिस्टेमेटिक सेल है। अच्छा, येलो कलर या ग्रीन कलर जिस भी कलर से दिखाए हो सब मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। हां, ये सब की सब मेरिस्टेमेटिक सेल है, मतलब डिवाइडिंग सेल है। ये सब की सब मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइडिंग सेल है। सर ग्रीन वाली भी मेरिस्टेमेटिक सेल है, हां। येलो वाली भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, हां। सर ग्रीन वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स को आप कुछ बोल रहे हो, हां मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, ग्रीन वाली मेरिस्टेमेटिक सेल को मैं बोल रहा हूं लीफ प्रीमोडियम। सर लीफ प्रीमोडियम क्या है, लीफ प्रीमोडियम शूट एपेक्स पर वो मेरिस्टेमेटिक सेल है जो तेरी क्या बनाएगी, जो तेरी क्या बनाएगी। लीफ प्रीमोडियम वो मेरिस्टेमेटिक सेल है जो तेरा बनाएंगी लीफ, जो तेरा बनाएंगी लीफ। अच्छा, शूट एपेक्स पर बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, उनमें से वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो लीफ बनाती हैं उनको लीफ प्रीमोडिया बोलते हैं। यस, ओके। तो सर शूट एपेक्स की जो कवरिंग है, ये देख शूट एपेक्स की कवरिंग, तो ये जो चीज आपकी दिखी है रेड कलर से, इसको हमने बोला कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोप्टाइल ने किस किस को कवर किया, शूट का एपेक्स और लीफ प्रीमोडिया। तो शूट का एपेक्स और लीफ प्रीमोडिया कवर्ड होता है एक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, जिसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल। और ये जो छोटा सा सर ने ऊपर बनाया है इसको बोलते हैं टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल, इसको बोलते हैं टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल। पूरे रेड को बोला कॉलियोप्टाइल। आ जा जरा, फिर से आ जा, एकदम बेसिक से फील कर। शूट एपेक्स, यस। शूट एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल, यस। उनमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो लीफ बनाएंगी वो लीफ प्रीमोडिया, यस। इस शूट एपेक्स एंड लीफ प्रीमोडिया को कवर किया एक स्ट्रक्चर ने जिसको बोला कॉलियोप्टाइल। शूट की कवरिंग बोल दो कॉलियोप्टाइल, शूट एपेक्स की कवरिंग बोल दो कॉलियोप्टाइल। प्ल्यूम्यूल फॉर्म शूट विच इज कवर्ड बाय कॉलियोप्टाइल, प्ल्यूम्यूल फॉर्म शूट विच इज कवर्ड बाय कॉलियोप्टाइल। कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल कॉलियोप्टाइल, कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल कॉलियोप्टाइल, प्ल्यूम्यूल फॉर्म शूट कवर्ड बाय कॉलियोप्टाइल। समझ में आया तो यस ले। कवरिंग ऑफ प्ल्यूम्यूल कॉलियोप्टाइल, द प्ल्यूम्यूल विच फॉर्म शूट कवर्ड बाय कॉलियोप्टाइल। मोर और लेस सारे सेंटेंस एक ही बोल रहा हूं, तो मोर और लेस सारे के सारे सेंटेंस एक ही बोल रहा हूं। शूट की कवरिंग, शूट एपेक्स की कवरिंग, प्ल्यूम्यूल की कवरिंग सब एक ही चीज है, मोर और लेस सब एक ही चीज बोल रहा हूं, लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग है। तो जब मैं कहूंगा कॉलियोप्टाइल, जब मैं कहूंगा कि चार्ल्स डार्विन साहब कैनरी, चार्ल्स डार्विन साहब, फ्रांसिस डार्विन साहब ने कॉलियोप्टाइल लिया, तो उन्होंने क्या लिया, रूट लिया या शूट लिया? ब्रॉड टर्म बताओ, ब्रॉड। उन्होंने कॉलियोप्टाइल लिया तो मेरा फोकस कहां रहेगा,
जब मैं बोलूंगा उन्होंने कॉलियोप्टाइल लिया तो आप क्या समझोगे, रूट समझोगे या शूट समझोगे, बताओ बताओ। सो लेट एज्यूम, कॉलियोप्टाइल मतलब शूट। एक आम भाषा में, ब्रॉड टर्म में, जब मैं शूट बोलूंगा, जब मैं कॉलियोप्टाइल बोलूंगा तो आप शूट समझ लेना बस। और एक्चुअल में कॉलियोप्टाइल क्या है पूरा बेसिक से बता दिया। तो एक ब्रॉड टर्म, जब मैं कॉलियोप्टाइल बोलूंगा तो आप शूट समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा काम इसी से हो जाएगा। लेट अस एज्यूम कि जब सर कॉलियोप्टाइल बोलेंगे तो कॉलियोप्टाइल का मतलब रूट से तो कहीं नहीं निकलता। कॉलियोप्टाइल का अगर थोड़ा बहुत मतलब निकालना है मुझे तो मैं शूट से निकाल लूंगा। ठीक है, ये लो, अब इनका एक्सपेरिमेंट बताता हूं। ये सीन बन गया है, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने कॉलियोप्टाइल लिया। इन्होंने क्या लिया, कॉलियोप्टाइल लिया। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, कॉलियोप्टाइल लिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका कॉलियोप्टाइल जो इन्होंने लिया है, ये है कॉलियोप्टाइल, ठीक है, ये है कॉलियोप्टाइल। और इसके ऊपर आपको ये है टिप, ये है टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल, ये है टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, कॉलियोप्टाइल है। और ये कॉलियोप्टाइल की टिप है, ये कॉलियोप्टाइल की टिप है। ये पूरा का पूरा क्या है, कॉलियोप्टाइल है, और ये कॉलियोप्टाइल की है टिप। तो इन्होंने क्या लिया, कॉलियोप्टाइल लिया। और अभी अभी आपने बताया कि आप कॉलियोप्टाइल से फील लेंगे शूट का, ठीक है। कॉलियोप्टाइल लिया और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये है आपका सन। इन्होंने ऑब्जर्व किया ये है सन, ठीक। अब यहां से सनलाइट पड़ी टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल पर। तो क्या चीजें हुई वो मैं यहां लिख देता हूं। क्या चीजें हुई, लाइट है, लाइट ने किसकी तरह काम किया, स्टिमुलस की तरह काम किया। लाइट किसके ऊपर फॉल हुई, लाइट फॉल ऑन टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल। तो पहली चीज तो यह हुई कि लाइट गिरी, पहली चीज हुई लाइट गिरी कॉलियोप्टाइल के टिप पर। अब आप मेरे को बताइए, मैं हूं कॉलियोप्टाइल, मैं हूं कॉलियोप्टाइल, मेरे सामने है सन, ये है कॉलियोप्टाइल की टिप। यहां लाइट ज्यादा गिरेगी और पीछे लाइट बहुत कम गिरेगी। तो यहां लाइट ज्यादा गिरेगी तो कॉलियोप्टाइल का ये वाला रीजन क्या कहलाया जाएगा, इल्यूमिनेटेड या नॉन इल्यूमिनेटेड। मेरे सामने सन है, सन की लाइट यहां ज्यादा गिरेगी, पीछे कम गिरेगी, तो ये वाला रीजन क्या कहलाया जाएगा, इल्यूमिनेटेड या नॉन इल्यूमिनेटेड। ये वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड कौन सी होगी, बताइए, मेरी मदद करिए, रिस्पॉन्ड करिए। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ये वाली साइड होगा इल्यूमिनेटेड रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन, बहुत बढ़िया। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, पीछे वाला एरिया, ये पीछे वाला एरिया, ये होगा नॉन इल्यूमिनेटेड, नॉन इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड की स्पेलिंग यहां से देख लेना, नॉन इल्यूमिनेटेड मतलब डार्क रीजन, डार्क, अंधेरा है, डार्क रीजन। लाइट फॉल ऑन टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल, पहली चीज तो ये हुई, जिसकी वजह से एक केमिकल प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से टिप पर केमिकल प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से कोई अननोन केमिकल प्रोड्यूस हुआ। उसी केमिकल को बोला सेंसेशन, उसी केमिकल को सेंसोडाइन टूथपेस्ट नहीं है,
रात को खाने से, झन्नाटेदार खाने से, ठीक है। अब वो डॉक्टर नहीं है असली में, मैं बता रहा हूं पहले। सेंसेशन, केमिकल को मैंने बोला सेंसेशन। अब मैं उस केमिकल को दिखाता हूं। अब आप मुझे बताइए, वो जो केमिकल प्रोड्यूस हुआ वो कलेक्ट कहां हुआ? इल्यूमिनेटेड साइड पे कलेक्ट हुआ या नॉन इल्यूमिनेटेड साइड पे कलेक्ट हुआ? बताइए। वो याद आ गया था सेंसोडाइन ना, देखते थे हम छोटे में। जब ये रहा वो केमिकल, ये रेड वाला क्या है? केमिकल। बताइए ये केमिकल कहां कलेक्टेड है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये केमिकल कहां कलेक्ट हुआ, इल्यूमिनेटेड साइड पर हुआ या नॉन इल्यूमिनेटेड पे हुआ? नॉन इल्यूमिनेटेड पे हुआ। यही तो लॉजिक है, वो इकट्ठा हुआ नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन पर। तो तीसरा पॉइंट जाएगा, जो केमिकल है वो आपका कलेक्टेड ऑन नॉन इल्यूमिनेटेड, नॉन इल्यूमिनेटेड, नॉन इल्यूमिनेटेड मतलब डार्क रीजन। डार्क रीजन, ठीक। और यहां पर आपकी सेल्स प्रेजेंट है। ये देखिए, ये आपकी नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन पे भी सेल्स हैं और इल्यूमिनेटेड रीजन पर भी आपकी क्या है? सेल्स हैं। ये जो सर ने येलो कलर से बनाई है, ये क्या बनाई है? ये उसकी सेल्स बनाई है। अब ये केमिकल डिफ्यूज होगा, जरा जरा गिरता है आज ये केमिकल। ये जो केमिकल डिफ्यूज हो रहा है, ये केमिकल किस रीजन की सेल को मिल रहा है? इल्यूमिनेटेड या नॉन इल्यूमिनेटेड? बताओ जरा, बताओ। केमिकल डिफ्यूज फ्रॉम शूट अपेक्स टू बेस। आपने कहा था कि आप कॉलियोप्टाइल को शूट एज्यूम कर लोगे, तो ये शूट का टिप है और ये शूट का क्या है? ये शूट का बेस है। तो ये शूट का क्या हो गया? बेस हो गया। ये शूट का क्या हो गया? टिप हो गया। तो आपने कहा था कि आप कॉलियोप्टाइल को शूट एज्यूम कर लोगे, तो केमिकल शूट के टिप से शूट की बेस की तरफ जा रहा है और यह केमिकल आपका अवेलेबल है किन सेल्स पे? अवेलेबल है नॉन इल्यूमिनेटेड सेल्स। ये केमिकल डिफ्यूज फ्रॉम शूट अपेक्स टू बेस। और ये केमिकल किसको मिलेगा? ये केमिकल मिलेगा आपका सेल्स ऑन नॉन इल्यूमिनेटेड, सेल्स ऑन नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन गेट्स केमिकल। तो इसका मतलब इन सेल्स को केमिकल मिला तो यहां की सेल ज्यादा ग्रोथ शो करेंगी, यहां की सेल ज्यादा ग्रोथ शो करेंगी, यहां की सेल ग्रोथ कम शो करेंगी। तो ये वाला जो रीजन है, यहां की सेल्स में ग्रोथ ज्यादा है, यहां वाला जो रीजन है यहां की सेल में ग्रोथ कम है। यहां वाले रीजन पर जो सेल है यहां ग्रोथ ज्यादा है, यहां वाले रीजन की जो सेल्स है वहां ग्रोथ कम है। तो यहां की सेल्स की ग्रोथ ज्यादा, तो ये वाला रीजन इल्यूमिनेटेड रीजन वाले सेल्स की ग्रोथ ज्यादा, तो ये रीजन दबा देगा, दबा देगा, दबा देगा नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन को। तो यहां की सेल्स की ग्रोथ ज्यादा, इसने दबा दिया, दबा दिया, इसने दबा दिया नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन को। तो आपकी शूट बेंड हो गई टूवर्ड्स लाइट, आपकी शूट बेंड हो गई टूवर्ड्स लाइट। फोटोट्रॉपिज्म समझ में आया तो यस लिख। वेलकम टू हेल। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। फोटोट्रॉपिज्म
Bending of shoe towards light. 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 Cells on the non-illuminated region gets chemicals show more growth. So, bending of shoot towards light, इसको आप बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। बट इस केमिकल का नाम क्या था ये साहब लोग नहीं बता पाए। ये साहब लोग इस केमिकल का नाम क्या था नहीं बता पाए, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, उसको तो आना था, उसे आने से कौन रोक सकता था। बाद में एक साइंटिस्ट थे F.W. वेंट, उन्होंने बताया उस केमिकल का नाम ऑक्सिन है। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है F.W. वेंट, उन्होंने बताया F.W. वेंट। बाद में नोट डाल के लिखिएगा, नोट डालिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, साइंटिस्ट का नाम था F.W. वेंट। बाद में F.W. वेंट ने आइसोलेटेड केमिकल को आइसोलेट किया। कहां से आइसोलेट किया? प्लांट से आइसोलेट किया। प्लांट का जो नाम था वो था ओट। ओट का मतलब साइंटिफिक नेम होता है अवेना सैटाइवा। अवेना सैटाइवा आइसोलेटेड केमिकल, और कहां से निकाला गया? और ये ह्यूमन के यूरिन से भी निकाला गया। हमारे अंदर कहां से आया होगा? हमने मोनोकॉट्स खाए होंगे। मोनोकॉट्स हम खाते ही हैं, वीट, मेज, राइस, ये सब हम खाते ही हैं। तो प्लांट से हमारे अंदर गया, फिर हमारे अंदर वो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो पाया, तभी तो यूरिन के रास्ते बाहर आ गया। तो उसको ह्यूमन यूरिन से भी निकाला गया। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता, और उस केमिकल का नाम बताया गया बाद में। उस केमिकल का नाम बाद में बताया गया कि भाई उस केमिकल का नाम था ऑक्सीजन। इसका मतलब ये इन्होंने बताया। इसके अलावा इनका एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, ये इन्होंने बताया। अब नोट डाल के एक चीज लिखना। अब इन्होंने बोला कि अगर हम कॉलियोप्टाइल की टिप को देखो, ये है कॉलियोप्टाइल, ठीक है, ये है कॉलियोप्टाइल, लेकिन यहां आपकी टिप है, ठीक, यहां आपकी टिप है। ये है कॉलियोप्टाइल, यहां पे भी टिप है, और ये है कॉलियोप्टाइल, यहां पे भी टिप है। अब इन्होंने क्या किया? यहां टिप नहीं है, यहां टिप है, यहां टिप कवर्ड है, यहां टिप कवर्ड है, और यहां भी टिप कवर्ड है। अब डिफरेंस समझना, दो जगह पे टिप कवर्ड है, दो जगह पे टिप कवर्ड है। यहां पे टिप को कवर्ड किया है एक सब्सटेंस से, ओपेक, ओपेक, ओपेक सब्सटेंस से टिप को कवर्ड किया है। ओपेक सब्सटेंस से टिप को कवर्ड किया है। यहां टिप को कवर्ड किया है ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस से किया है।
ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस से कवर किया है। यहां पर टिप एब्सेंट है, यहां टिप एब्सेंट है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं डीकैपिटेटेड। डीकैपिटेटेड, यहां टिप प्रेजेंट है। सबके ऊपर लाइट डाली, सबके ऊपर लाइट डाली है, सभी को लाइट दी 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 है। ए बी सी डी, इनमें किसी दो में बैंडिंग हुई, खुद बताओ किस में बैंडिंग हुई होगी, किन्हीं दो में बैंडिंग हुई है। अल्फाबेट्स लिख के बताओ किन किन में बैंडिंग हुई होगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है लाइट को अलाउ करेगा, ओपेक का मतलब होता है लाइट को अलाउ नहीं करेगा। टिप टिप ही नहीं है। बताओ किन दो के अंदर बैंडिंग हुई होगी, बताओ बताओ। ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी, अरे तुम समझ गए खेल, सारा खेल ही टिप का है, तुम समझ गए खेल तुम समझ गए, तुम समझ जाओगे, मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चों, ठीक है। वक्त के बाद तुम समझोगे धीरे धीरे कि अर्जुना बैच स्टार्ट होने से पहले जो तुम्हारे अंदर बैच लॉन्चिंग बॉटनी रॉकी भाई का वीडियो आया था एक्चुअल में रॉकी भाई उससे भी ज्यादा फायर है फायर नहीं रे वाइल्ड फायर, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोला बैंडिंग कहां कहां हुई, यहां बैंडिंग हुई, यहां बैंडिंग नहीं हुई, यहां लाइट टिप को मिली ही नहीं, यहां बैंडिंग नहीं हुई, यहां लाइट टिप को मिली, तो दो जगह पर आपकी बैंडिंग हुई, दो जगह पर आपकी बैंडिंग हुई। लाइट टिप पर मिली तो सेम यही चीज हो गई, टिप ही नहीं है, टिप ही नहीं है तो लाइट टिप होनी चाहिए, मतलब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो टिप पर होता है, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है वो टिप पर होता है, यहां टिप ही नहीं है तो ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है तो मूवमेंट ही नहीं है, तो मूवमेंट ही नहीं है तो ये सब बैंडिंग होगी नहीं। यहां पर टिप है बट टिप को ओपेक सब्सटेंस से कवर कर दिया, तो तुम्हारी टिप के ऊपर लाइट ही नहीं गिरी, टिप के ऊपर लाइट ही नहीं गिरी, यहां टिप है उसको कवर किया ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस से, तो लाइट थोड़ी थोड़ी तो गई ना, तो लाइट गई तो अपना खेल करेगी। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल नहीं रे इंटरनेशनल। चलिए यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। अगली स्लाइड में ऑक्सीजन खत्म कर दूंगा। तो ये है एक्सपेरिमेंट पार्ट, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है, दिखाऊंगा कहां पर है, ठीक है। चलो अब आप लिखेंगे ऑक्सीजन करता क्या है, रोल ऑफ ऑक्सीजन, हेडिंग डालेंगे रोल ऑफ ऑक्सीजन। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन में आप सबसे पहले जो लिखेंगे बच्चों वो है एपिकल डोमिनेंस, वो है आपका एपिकल अच्छा नॉट डन येट, लिखो, लिख लो भाई जल्दी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे बताया करो, है ना, हाँ ऐसे बताया करो। लिख लो, जब लिख लोगे तो बता देना, है ना, जब लिख लोगे तो बता देना। हाँ हाँ आराम से लिख, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे फिर, लिख, 1 मिनट का टाइम है, आराम से लिखिए।
अब वीक में 3 क्लास आया करेंगी बॉटनी की ना, तो जो तुम्हें डेट दी है सिलेबस खत्म होने की 15 जनवरी दी आई थिंक, तो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा सिलेबस। अगले हफ्ते तो ये खत्म ही हो जाएगा फ्राइडे को, सैटरडे को फोटोसिंथेसिस खत्म कर दूंगा शुरू कर दूंगा सैटरडे को फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दूंगा, है ना, 6-7 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद फिर रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे। डन। रोल ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं इसी स्लाइड पे रहूंगा पूरे के पूरे टाइम, मतलब जब तक ऑक्सीजन खत्म नहीं होता, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं, आप आराम से लिखिएगा। इसी स्लाइड पे मैं ऑक्सीजन खत्म करूंगा, ठीक है। रोल ऑफ ऑक्सीजन, एपिकल डोमिनेंस, पहला रोल है एपिकल डोमिनेंस। अब दिमाग में आया कि एपिकल डोमिनेंस क्या है ना, दिमाग में आया कि भाई एपिकल डोमिनेंस क्या है। अगर आप किसी शूट को देखते हो, मान लीजिए ये है आपकी शूट, ठीक, ये शूट है और ये है शूट की टिप, ये है शूट की, ये आपकी शूट है, शूट की टिप। तो मैं इसको भाई आपको बताया है कि शूट के टिप पर जो बर्ड होती है उस बर्ड को क्या बोलते हो, एपिकल बर्ड बोलते हो या एक्सिलरी बर्ड बोलते हो? इसको कौन सी बर्ड बोलोगे? सर इसको हम बोलेंगे एपिकल बर्ड। ठीक है भाई, ये आपकी एपिकल बर्ड है, बिल्कुल सही है, ये आपकी एपिकल बर्ड है, ठीक। और ये है आपकी लीफ, ठीक है, ग्रीन कलर से दिखाता हूं लीफ, ठीक है, ये है आपकी लीफ, ये है आपकी लीफ। और यहां पर जो बर्ड है, ये रही बर्ड, ये रही बर्ड। अब जो पिंक कलर से सर ने दिखाई है वो कौन सी बर्ड है? जो सर ने पिंक कलर से दिखाई है वो है एक्सिलरी, या फिर आप बोलेंगे लेटरल बर्ड। अब आप मेरे को बताइए, कोई पेड़ में लेटरल ब्रांचेस कब आएंगी? जब उसकी एपिकल बर्ड ग्रो करेगी या लेटरल बर्ड ग्रो करेगी? लिख के बताइए। जब लेटरल बर्ड ग्रो करती है तो प्लांट में शाखाएं निकलती हैं, लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस पे लीफ आती है। तो आपका पेड़ घना, बुशी, फैला हुआ कब लगेगा? जब कौन सी बर्ड जर्मिनेट करेगी, एपिकल बर्ड या लेटरल बर्ड? सर जब लेटरल बर्ड जर्मिनेट करेंगी तो बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस आएंगी, उन पे पत्तियां आएंगी, तो मेरा पेड़ बुशी लगेगा, घना लगेगा। बिल्कुल सही, लेकिन लगेगा तो तब ना जब करने देंगे, करने नहीं देंगे तुझे। एपिकल बर्ड कह रही है करने नहीं देंगे तुझे, एपिकल बर्ड कह रही है करने नहीं देंगे तुझे। प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड, क्योंकि एपिकल बर्ड में क्या है? एपिकल बर्ड में है ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड इनहिबिट germination of lateral bird. So less or no lateral branch, no
लेटरल ब्रांच और लीफ, तो पेड़ लंबा ज्यादा लगेगा, एपिकल ग्रोथ लंबा ज्यादा लगेगा, घना कम लगेगा. सो प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ लेटरल बर्ड, सो लेस और नो लेटरल ब्रांच और लीफ. इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस, इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस. बट वाई, ऐसा क्यों हुआ? वाई, ऐसा क्यों हुआ? अगर आपसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऑक्सिन ऐसा क्या करता है, ऑक्सिन ऐसा क्या करता है, ऑक्सिन ऐसा क्या करता है, तो लंबाई में बढ़ेगा, चौड़ाई में कम बढ़ेगा. उसमें लेटरल ब्रांचेस ज्यादा नहीं होंगी, उसके अंदर पत्तियां आपकी कम होंगी, लेटरल ब्रांचेस आपकी कम होगी, पेड़ का आपका जो मेन एक्सिस है वो आपको लंबा लगेगा, लेकिन पेड़ घना नहीं लगेगा, पेड़ घना नहीं लगेगा. ऐसा क्यों हुआ सर? ऑक्सिन ऐसा क्या करता है? ऑक्सिन दो काम करता है. पहला, ऑक्सिन ने क्या किया, ऑक्सिन ने क्या किया, ऑक्सिन ने जो सप्लाई है, एक और ग्रोथ हार्मोन है जिसका नाम है साइटोकाइनिन, सप्लाई ऑफ साइटोकाइनिन और न्यूट्रिएंट्स को इनहिबिट कर दिया. कहां इनहिबिट कर दिया? टूवर्ड्स एक्सिलरी बर्ड. इससे आप क्या समझे? तो मुझे बताओ कौन सा हार्मोन है जो लेटरल बर्ड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन? बताओ कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो लेटरल बर्ड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है? बताइए कौन सा हार्मोन है जो लेटरल बर्ड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है? आप इससे हिंट लीजिए. आप कहेंगे कि सर वो तो साइटोकाइनिन है, वो तो साइटोकाइनिन है. इसका मतलब साइटोकाइनिन की सप्लाई लेटरल बर्ड पे रुक गई, ठीक है. और दूसरा क्या काम किया? दूसरा, इंक्रीज सप्लाई ऑफ एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड अच्छे काम नहीं करता, गंदे काम करता है. ये ग्रोथ इनहिबिटर है, जहां आएगा वहां काम खराब होगा. इंक्रीज सप्लाई ऑफ एब्सिसिक एसिड एट लेटरल बर्ड. अच्छा, इसलिए लेटरल बर्ड आपकी जर्मिनेट नहीं करी, क्योंकि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ प्रमोटर नहीं, ग्रोथ इनहिबिटर है. इसकी सप्लाई लेटरल बर्ड पे बढ़ा दी और साइटोकाइनिन की सप्लाई को रोक दिया, साइटोकाइनिन को रोक दिया, साइटोकाइनिन को रोक दिया, एब्सिसिक एसिड को बढ़ा दिया. एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है, वो लेटरल बर्ड को जर्मिनेट होने नहीं देगा. बच्चों अगर कॉन्सेप्ट रू में उतर गया तो यस लिखिए, कॉन्सेप्ट रू में उतर गया है तो एक बार यस लिख दीजिए. अगर कॉन्सेप्ट रू में उतर गया है तो एक बार यस लिख दीजिए. हां, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए. फिर से सुनना, ऑक्सिन यहां है तो लेटरल बर्ड जर्मिनेट नहीं करती. क्यों नहीं करती? क्योंकि ऑक्सिन लेटरल बर्ड पर साइटोकाइनिन को जाने नहीं देता. और साइटोकाइनिन वो हार्मोन है जो लेटरल बर्ड को जर्मिनेट करवाता है.
और लेटरल बर्ड जर्मिनेट करती हैं तभी लेटरल ब्रांच फॉर्म्ड होती हैं, तभी उन पे पत्तियां आती हैं। तो जब तेरा साइटोकाइनिन लेटरल बर्ड पे गया ही नहीं तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेंगी। और दूसरा, ऑक्सिन ने एब्सिसिक एसिड की सप्लाई लेटरल बर्ड पर बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर है, इनहिबिट करता है चीजों को, तो वो लेटरल बर्ड की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो दो कारण की वजह से लेटरल बर्ड की ग्रोथ नहीं आई। पहला, उसको साइटोकाइनिन नहीं मिला, दूसरा, उसको एब्सिसिक एसिड मिल गया। अब समझ में आया तो यस लिख, अब समझ में आया तो यस लिख। एक मिल गया जो मिलना नहीं चाहिए था। एक दिया नहीं जो मिलना चाहिए था। एक मिल गया जो मिलना नहीं चाहिए था, एक दे दिया जो नहीं चाहिए था। एक मिल गया जो मिलना नहीं चाहिए था, एक दे दिया जो नहीं चाहिए था। एक मिल गया जो नहीं मिलना चाहिए था, एक दे दिया जो नहीं चाहिए था। अरे दीवाने, यही तो जिंदगी का दस्तूर है। उसकी मांग में सिंदूर है। नहीं, लास्ट वाली लाइन नहीं, ये फिल्म की लाइन है भाई। ठीक है, हाँ, चलो। लेकिन सर, हाँ सर, हमारे स्कूल में जो माली जी हैं वो ऐसे कैंची लेके ऊपर ऐसे ऐसे कट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर से कट करते रहते हैं। वो जो कॉरिडोर है सर, जहां से प्रिंसिपल मैम डंडा लेकर आती हैं, वो हमें दिख जाती हैं। वो झाड़ियों में छुप नहीं पाती। क्यों? क्योंकि माली झाड़ी को बड़ी होने नहीं देते, वो ऊपर से कट करते रहते हैं। तो तू क्या चाहता है? सर, मैं चाहता हूं कि झाड़ी लंबी हो जाए ताकि प्रिंसिपल मैम दिखे ही ना। बेटा, फिर प्रिंसिपल मैम नहीं दिखेंगी तो अचानक तेरे सामने आ जाएंगी, तेरा खेला कर देंगी। तो वो जो कर रहे हैं ना ऊपर ऊपर से, अच्छी बात है, करने दे। इससे क्या होगा, झाड़ियां लंबी ग्रो नहीं करेंगी, तो प्रिंसिपल मैम दूर से दिख जाएंगी। और जो तू क्लास बंक मार रहा है ना बैठ के, वो प्लेग्राउंड में बरगद के पेड़ के नीचे, हम्म, तो सर वो जो ऊपर ऊपर से ऐसे कट करते रहते हैं, हाँ। और सर, चाय के बागान, चाय का बागान, रेड लेबल टी, मैंने टीवी में ऐड देखा है कि उसके अंदर दीदी झोला पहन के चाय के खेत में खड़ी हुई हैं। तुझे दीदी दिख रही है ना? हाँ। क्यों दिख रही हैं? इसलिए दिख रही हैं क्योंकि चाय के जो प्लांट हैं वो लंबे लंबे नहीं हैं। अगर लंबे होते तो दीदी तुझे दिखती नहीं। मतलब चाय में तू क्या खाता है? क्या खाता है? मैं तेरे को कहता हूं कि चाय का धंधा करना है, बिजनेस करना है, तेरे को क्या चाहिए चाय में? क्या खाएगा तू? चाय में क्या खाते हैं? पत्ते ही तो खाते हैं, लीफ। लीफ, हाँ हाँ, चाय चाहिए मुझे, पत्तियां चाहिए। तो लीफ का प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा? जब लेटरल बर्ड ग्रो करेंगी। अच्छा, जब लेटरल बर्ड ग्रो करेंगी तो लेटरल ब्रांच फॉर्म्ड होंगी, और जितनी ज्यादा लेटरल ब्रांच फॉर्म्ड होंगी उतनी ज्यादा पत्तियां, उतनी ज्यादा चाय, और धंधा उतना ज्यादा, पॉकेट मनी उतनी ज्यादा। अच्छा सर, हाँ, मैं समझ गया। अब मैं आपको समझाऊंगा। बता, अगर स्कूल में जो माली ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं ना सर, वो एपिकल बर्ड को रिमूव कर रहे हैं, वो ऑक्सिन को रिमूव कर रहे हैं। इसलिए वहां ग्रोथ बुशी हो रही है, फैल रही है, लंबाई नहीं हो रही। और सर, जो चाय का प्रोडक्शन हो रहा है ना सर, उसमें एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया जाता है ताकि लेटरल बर्ड जर्मिनेट करें, लेटरल ब्रांच आए, पत्तियां आए। सो इन केस ऑफ झाड़ियां और hedges और टी प्रोडक्शन, we remove apical bud because we need the germination of lateral bud to get more lateral branches, hence leaf. समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख।
समझ में आया? ये लिखना, ये जान लेगा क्या, ये मारेगा क्या, ये लिखना तेरे भाई की क्लास है, लिखना लिखना, ये लिखना। तो कभी कभी टूथपेस्ट में नमक होना भी अच्छी बात होती है, कभी कभी ऑक्सीजन का रिमूव होना भी अच्छी बात होती है, कभी कभी ऑक्सीजन का रिमूव होना भी अच्छी बात होती है। नोट डाल के लिख, नोट डाल के लिख। तो कभी कभी ऑक्सीजन का रिमूव होना भी अच्छी बात है। हेजेस, वो झाड़ियां हो गई जो तेरे स्कूल में लगी हुई हैं, हेजेस। और दूसरा हो गया टी प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं एपिकल बर्ड, ताकि प्रिंसिपल मैम हमें दिख जाए। ठीक है, वी रिमूव बर्ड, कौन सी बर्ड ये तो लिखी नहीं, वी रिमूव एपिकल बर्ड। वी रिमूव एपिकल बर्ड। तो अगर एपिकल बर्ड रिमूव कर दी, सो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो अब तेरी जर्मिनेट करेगी। नाउ लेटरल बर्ड जर्मिनेट, लेटरल बर्ड जर्मिनेट। तो अब लेटरल ब्रांचेस ज्यादा बनेंगी। तो लेटरल बर्ड क्या करेंगी, जर्मिनेट करेंगी, लेटरल ब्रांचेस ज्यादा बनेंगी, है ना। लेटरल ब्रांचेस ज्यादा बनेंगी तो ज्यादा पत्तियां होंगी। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। मोर लीव्स, मोर लीव्स मतलब, बस मोर लीव्स मतलब, मोर लीव्स, चाय में लीव्स ही तो चाहिए भाई, चाय में लीव्स चाहिए ना मेरे भाई। पूरी कहानी थोड़ी ना, चाय में क्या चाहिए, लीव चाहिए। ये हो गया पहला। दूसरा है आपका एब्सिशन, दूसरा है एब्सिशन, दूसरा आपका है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, प्लांट के फ्लावर गिर गए, फ्रूट गिर गए, सीड गिर गए, ठीक है, फॉलिंग, फॉलिंग ऑफ सीड नहीं, फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट। तो फॉलिंग, गिरना, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट फ्रॉम प्लांट, इसको बोलते हैं एब्सिशन। अब आप मेरे को बताइए, क्या चीज बुरी है, बुरी बात क्या है, यंग लीफ का गिरना या ओल्ड लीफ का गिरना, सोच के बताना। यंग लीफ का गिरना बुरी बात है या ओल्ड लीफ का गिरना बुरी बात है? अरे लुखो, जब ओल्ड लीफ गिरेगी तभी तो यंग लीफ आएगी। समस्या कब है कि भाई यंग फ्रूट गिर गए, कच्चे फल गिर जाए तो ये बड़ी समस्या है ना। फल पकने के बाद गिरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पकने के बाद तो हम उसे मार्केट में ले जाएंगे या हम खा लेंगे। लेकिन अगर कच्चे फल गिर रहे हैं तो भाई धंधा कैसे चलेगा, मार्केट में ट्रक कैसे जाएगा? तो भाई तुम कच्चे फल को खुद तोड़ लो, वो गंदी बात नहीं है, लेकिन कच्चे फल पेड़ से अपने आप गिर जाएं ये गंदी बात है। भाई कच्चे फल तुम खुद तोड़ लो, गोदाम में ले जाओ, उसे पका लो, ये गंदी बात नहीं है। लेकिन कच्चे फल आपके सामने आपके पेड़ से नीचे गिर रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। पके गिरे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पकने वाला है, गिरेगा उससे पहले हम ही तोड़ लेंगे, हम ही तोड़ लेंगे उसको, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये प्लांट है, इस प्लांट के अंदर
ये है यंग लीफ और ये है, एक मिनट, नीचे वाली ये है ओल्ड लीफ और ये है यंग लीफ। भाई जो ऊपर की तरफ होगी वो यंग होगी, जो ऊपर की तरफ होगी वो क्या होगी, यंग होगी। तो ये लीफ कौन सी है, यंग है, और ये लीफ कौन सी है, ओल्ड है। तो ऑक्सिन, सोच के बताना, ऑक्सिन किसके एब्सिशन को प्रिवेंट करेगा, सोच के बताओ। ऑक्सिन किसके एब्सिशन को रोकेगा, प्रिवेंट करेगा, बताओ। वही चीज मैं यहां लिखूंगा, ऑक्सिन प्रिवेंट करेगा किसके एब्सेशन को, किसको गिरने नहीं देगा, यंग को गिरने नहीं देगा, किसके एब्सिशन को प्रमोट करेगा, ओल्ड के एब्सिशन को प्रमोट करेगा, ओल्ड के एब्सिशन को प्रमोट करेगा। तो यंग लीफ में क्या देखा गया, यंग लीफ में हाई ऑक्सिन देखा गया जो एब्सिशन को रोकता है, ओल्ड लीफ में ऑक्सिन कम देखा गया, ऑक्सिन कम देखा गया। तो यंग लीफ में ऑक्सिन ज्यादा होता है जो उसको गिरने नहीं देता, ओल्ड लीफ में ऑक्सिन कम होता है जो उसके एब्सिशन को प्रमोट करता है। बच्चों ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। तीसरा फंक्शन, फ्लावरिंग करवाता है किसके अंदर, पाइनएप्पल में। डायरेक्ट याद रखना, पाइनएप्पल के अंदर क्या करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्लांट में फ्लावरिंग करवाएगा, नहीं। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर प्लांट में फ्लावरिंग करवाएगा, नहीं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं लेट्यूस, सलाद पत्ता। अब तुम मुझे बताओ सलाद पत्ते में क्या खाते हैं, महंगा आता है, सब्जी वाला बेचते हैं। मैंने तो पूछा था एक बार, रेट बहुत ज्यादा था, मैं लेकर भी आ गया था एक बार जब मेहमान वगैरह आते हैं, है ना, फिर दोबारा नहीं लाया। मेहमान कौन सा घर में डेली सलाद पत्ता खा रहे हैं जो हमारे घर में खाएंगे, है? अबे जब हम नहीं खाते डेली तो तुम्हें क्यों खिलाए बे, ठीक है। तो आप लीफ खाते हो, सलाद पत्ते की लीफ खाते हो, ठीक है। और लीफ कैसी ग्रोथ है, वेजिटेटिव ग्रोथ है या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, सर लीफ वेजिटेटिव ग्रोथ है। यहां रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करवा रहा है, यहां फूल खिला रहा है। लेकिन सलाद पत्ते में वेजिटेटिव ग्रोथ करवाता है, वहां फ्लावरिंग इनहिबिट करवा रहा है, समझे। सलाद पत्ते में फ्लावरिंग इनहिबिट करवा रहा है क्योंकि वहां तो लीफ खानी है ना। यहां फूल खिला रहा है। सलाद पत्ते वाला लिखना मत, वो कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इस बस ऐसे ही उदाहरण दे दिया मैंने आपको, ठीक है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सभी प्लांट में फ्लावरिंग करवाएगा। एनसीईआरटी में पाइनएप्पल लिखा है, इसलिए मैंने तुमको पाइनएप्पल बता दिया। फ्लावरिंग करवाता है पाइनएप्पल के अंदर, ठीक है, फ्लावरिंग करवाता है आपका पाइनएप्पल के अंदर। चौथा, ये भी डायरेक्ट याद रखना, पार्थिनोकार्पी। अब बताइए जरा, पार्थिनोकार्पी तो थोड़ा बहुत बताया ही है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी करवा रहा है टोमेटो के अंदर, पार्थिनोकार्पी करवा रहा है किसके अंदर, टोमेटो के अंदर पार्थिनोकार्पी करवा रहा है। टोमेटो के अंदर आपका क्या करवा रहा है, पार्थिनोकार्पी करवा रहा है। तो टोमेटो के अंदर ये आपका, ये देखिए आपका फ्लावरिंग आपका हो गया है ना, फ्लावरिंग आपका हो गया है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी, ये वाला पॉइंट आपको बता रहा हूं, ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, ठीक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हां टमाटर में भी सीडलेस वाला टमाटर बता रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका फिफ्थ। अब देखो स्टेम कटिंग, आप कभी स्टेम लेकर आए हो स्कूल से भागते हुए, स्टेम, ठीक है। आप टिश्यू कल्चर लैब में जाइए,
तो वहां टिश्यू कल्चर लैब होती है, रिसर्च लैब होती है, ठीक है, जहां आप एक प्लांट के छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। अच्छा, मतलब तू एक लीफ के छोटे से पार्ट से, तू अपने स्कूल से लीफ का छोटा सा पार्ट लेकर आ, और उस छोटे से पार्ट से, बताता हूं पार्थिनोकार्पी का मतलब, रुक जा बताता हूं। अरे वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो पढ़ाया ही है ना बेटा, तो उसमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, ठीक है, फ्रूट बनाया जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे तेरा बनाना है, बनाना कैसा फ्रूट है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। अरे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बताइए क्या होता है, जैसे बनाना तेरा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और ये फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं। फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको आप बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, ठीक है। मैं क्या बता रहा था इससे पहले, हाँ, तो स्कूल से लीफ का छोटा सा पार्ट लेकर आया और लैब के अंदर लीफ के पार्ट से तू पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है। तो एक स्टेम लेकर आया तू, स्टेम, उस पे रूट नहीं है, लेकिन तू उस स्टेम पर अगर ऑक्सिन डाल देगा, स्टेम पर क्या डाल देगा, ऑक्सिन डाल देगा, स्टेम पर ऑक्सिन डाल देगा, तो स्टेम पर रूट आ जाएगी। तो इसका मतलब ये प्रमोट करता है रूट ऑन स्टेम कटिंग, प्रमोट करता है रूट ऑन स्टेम कटिंग। अब नोट डालना, ऑक्सिन कहां कहां प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन अकर कहां कहां ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन टिप पर है, मेनली ऑक्सिन है शूट की टिप पर, शूट की टिप पर। तो ऑक्सिन शूट टिप पर भी है, और कहां है, रूट टिप पर भी है, बट शूट टिप पर ज्यादा है, शूट टिप पर ज्यादा है, रूट टिप पर कम है, लेकिन वहां पर भी है, किताब के अंदर लिखा हुआ है। अगला नोट डालना, अगले नोट में लिखना टाइप्स ऑफ ऑक्सिन। टाइप्स ऑफ ऑक्सिन, दो तरह के ऑक्सिन हैं, दो तरह के ऑक्सिन हैं। एक को आप बोलेंगे नेचुरल ऑक्सिन, और एक को आप बोलेंगे सिंथेटिक। जो प्लांट से निकाले गए वो नेचुरल है, और जो प्लांट से निकाले नहीं गए और किसी दूसरी जगह से प्रोड्यूस किए गए हैं वो है आपके सिंथेटिक, वो है आपके सिंथेटिक। जो नेचुरली मिलते हैं, जो आपके कहां पे मिलते हैं, प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं, वो कैसे हैं, वो नेचुरल है। जिसमें पहला एग्जांपल है IAA, फुल फॉर्म है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा है IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। ये दोनों के दोनों नेचुरल ऑक्सिन है, दोनों के दोनों नेचुरल ऑक्सिन है। सिंथेटिक में है NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। एक और है 2,4-D, 2,4-D, इसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों सिंथेटिक हैं। ये जो दोनों हैं आपके IAA IBA नेचुरल है, NAA और 2,4-D आपका कैसा है, सिंथेटिक है। ठीक है, ये आपका कैसा है, सिंथेटिक है।
उसके बाद है आपका सी। ठीक है, आपको वीड फ्री लॉन बनाना है, वीड फ्री लॉन बनाना है। वीड का मतलब होता है झाड़ियां, जंगली झाड़ियां, वीड फ्री लॉन बनाना है। ठीक है, वीड फ्री लॉन बनाना है। ठीक है, आपको एक बढ़िया सा गार्डन बनाना है जहां पर वीड वगैरह ना हो। तो जो ऑक्सिन होता है 2,4-D सिंथेटिक, आप बाहर से डाल दीजिए। ऑक्सिन 2,4-D जो होता है वो किल कर देता है डाइकॉट प्लांट को, बट ये किल नहीं कर पाता मोनोकॉट प्लांट को, क्योंकि मोनोकॉट इस केमिकल को इनएक्टिवेट कर देता है, बट नॉट मोनोकॉट प्लांट। तो अगर आपको जंगली झाड़ियां रिमूव करनी है, आपको वीड रिमूव करने हैं, तो आप 2,4-D का छिड़काव कर दीजिए ज्यादा मात्रा में, तो वहां से डाइकॉट प्लांट आपके किल हो जाएंगे, मोनोकॉट प्लांट आपके किल नहीं होते। वीड फ्री लॉन, वीड फ्री लॉन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 7th है जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम डिफरेंशिएशन, तो अगर आप ऑक्सिन ज्यादा देंगे तो जाइलम की ग्रोथ आएगी। हाई ऑक्सिन किसकी ग्रोथ प्रमोट करता है? जाइलम की। और लो ऑक्सिन किसकी ग्रोथ प्रेजेंट करता है? लो ऑक्सिन AUXIN आपकी ग्रोथ प्रमोट करता है किसकी? फिलोएम की। ठीक है, तो जाइलम डिफरेंशिएशन हो गया, वीड फ्री लॉन हो गया। ठीक है, अच्छा आप मेरे को यह बताइए कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सिन जो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करेगा? बताओ कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो एपिकल डोमिनेंस को रोकेगा? बताओ, सोच के बताओ, तुम्हारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, बताओ कौन सा हार्मोन है जो आपका इसको एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करेगा? बताओ भाई। एपिकल डोमिनेंस साइटोकाइनिन, बहुत बढ़िया शाबाश अरे दीवाने साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन सही पकड़े बाबा, हे मां सही पकड़े भाई, सब पकड़े। तो भाई एक और नोट डाल दो। तो ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन प्रमोट करता था, और साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन इनहिबिट करता है। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है सर? बात हो रही है एपिकल डोमिनेंस। तो दोनों जो हैं वो अपने काम अपोजिट करते हैं। जब चीजें अपोजिट हैं तो ये क्या है? एक दूसरे का सिनर्जिक है या एंटागोनिस्ट है? लिख के बताइए, सिनर्जिक है या एंटागोनिस्ट है? ऑक्सिन ने प्रमोट किया, साइटोकाइनिन ने इनहिबिट किया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? सिनर्जिक इफेक्ट हुआ या एंटागोनिस्ट है? बताइए सर, ये एंटागोनिस्ट हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है। और जब मैं आपको साइटोकाइनिन पढ़ाऊंगा आगे, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया, अगले 2 मिनट में ऑक्सीजन खत्म, बहुत बढ़िया। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों के दोनों, लेकिन मेनली साइटोकाइनिन, दोनों के दोनों बट मेनली साइटोकाइनिन प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन। अब आप मुझे बताओ, दोनों के दोनों सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो ये कैसा इफेक्ट हुआ?
एंटागोनिस्ट हुआ या सिनर्जिक हुआ? सर ये तो सेम इफेक्ट कर रहे हैं, तो जब सेम इफेक्ट करते हैं तो आप उसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, उसको आप बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। मैम एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है ना चैप्टर का, मैं वो फॉलो कर रहा हूँ और हमारा कोई भी एआईटीएस कोई भी एग्ज़ाम नहीं फंसेगा। लास्ट ईयर भी मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी पढ़ाया था, तो वही स्टार्ट करेंगे, वो पहले ख़त्म हो जाता है। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। चलिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। तो बच्चों, ऑक्सिन जो है उसका खेतीबाड़ी में और हॉर्टिकल्चर में रोल है। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर थोड़ी ब्रॉड टर्म हो गई। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर आप प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उससे आपको ऑर्नामेंटेशन के लिए भी कर सकते हैं, फ्रूट के लिए भी कर सकते हैं, फ्लावर के लिए भी कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में आप लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर फूड, फ्लावर, ऑर्नामेंटेशन, सजावट, ऑर्नामेंटेशन। चलिए अब थोड़ी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, 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 जल्दी से इसको लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। ओके, नॉट डन सर। ओके कृष्णा, लिख ले मेरा मुन्ना, लिख ले। तुझे लिखना भी होगा सुबह शाम तन्हाई में, तू लिखाई करेगा हर दिन जो प्यार करेगा। डन। डन 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 डारा। ओके डन। आ जाओ। ऑक्सिन, ऑक्सिन कहां से निकाला गया? ग्रीक वर्ड से। वर्ड का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन का मतलब होता है ग्रो। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, क्योंकि ऑक्सिन जो है वो आपका नॉट मेटाबोलाइज इन बॉडी। The term auxin is applied to indole 3 acetic acid, मतलब indole 3 acetic acid मेन ऑक्सिन है, नेचुरल है, ठीक है। एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड। सिंथेटिक के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं, है ना। सिंथेटिक में आपका NaA है, 2,4-D है, ठीक। हैविंग सर्टेन growth regulating property, they are generally produced by growing apex। growing apex, apex मतलब टिप,
किसकी टिप? स्टेम की और रूट की। वहां से ये माइग्रेट करते हैं जहां पर टू रीजन ऑफ देयर एक्शन। तो शूट टिप से वो कहां माइग्रेट किया था? शूट टिप से वो नीचे माइग्रेट किया, उसको हमने बोला सब एपिकल रीजन। सब एपिकल रीजन। Auxin like IAA and IBA have been isolated from plant। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं? नेचुरल है। NAA नेफ्थिलीन एसिटिक एसिड 2,4-D फुलाना और फ्लॉक्सी एसिड आज कैसे हैं? सिंथेटिक हैं। जितने भी ऑक्सिन है वो यूज्ड होते हैं एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, जो कि आपका यूज होता है प्लांट प्रोपोगेशन में। प्लांट प्रोपोगेशन का मतलब क्या हुआ कि आप स्मॉल पार्ट है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट को, स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, फॉर एग्जांपल लीफ ले लीजिए। लीफ कैसा पार्ट है? वेजिटेटिव पार्ट है, और इससे आप एक न्यू प्लांट बना रहे हैं। कहां पर? टिश्यू कल्चर लैब में। टिश्यू कल्चर लैब में। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। They help to prevent fruit and leaf drop। कब? अर्ली स्टेजेस, मतलब जब वो यंग होंगे तो वो रोकेगा, लेकिन प्रमोट करेगा एब्सिशन किसके? ओल्ड मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड, मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, जिसको आप एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। लेकिन रिमूवल ऑफ शूट टिप रिमूव कर दिया। डीकैपिटेशन मतलब आपने रिमूव कर दिया क्या? ऑक्सिन। इसको यूज करते हैं ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड में, जो कि आप टी प्लांटेशन और हैजेस मेकिंग में यूज करते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये देखिए आप, यहां पर ये लेटरल बर्ड हैं जो जर्मिनेट नहीं कर रहे। ये लेटरल बर्ड हैं जो जर्मिनेट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहां पर आपकी टिप है। यहां आपने क्या कर दिया? यहां टिप को रिमूव कर दिया। तो अब आप देखिए आपकी लेटरल बर्ड जर्मिनेट कर गए। ये देख लीजिए आपकी जो लेटरल बर्ड है वो आपकी जर्मिनेट कर गई। ये है शूट एपेक्स। ठीक है, ये है आपका शूट एपेक्स। और ये जो आपको आसपास दिख रहे हैं ये है लीफ प्रीमोडियम। लीफ प्रीमोडियम, ठीक है, लीफ प्रीमोडियम, ठीक है। दे आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड बोल दीजिए या वीडीसाइड बोल दीजिए। 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकॉट वीड, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर। ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन सेल डिवीजन। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है
तो आप यस लिख दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। आजा आई बहा, चलो करिए भाई, क्या आंसर जाएगा? 45 सेकंड का टाइम है, करिए मेरे साथ साथ करिए। ये मैं आपको चेक नहीं कर रहा हूं, मैं खुद आपके साथ साथ कर रहा हूं, ठीक है? चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, चैट बॉक्स में। ऑक्सिन फ्रॉम लेटिन ऑक्सिन टू ग्रो, लेटिन नहीं था, ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड था। टर्म ऑक्सिन अप्लाई टू IAA, इंडोल 4, 4 नहीं था, 3 था। ऑक्सिन प्रोड्यूस बाय ग्रोइंग एपेक्स ऑफ शूट, नॉट रूट, शूट भी है और रूट भी है। IAA IB आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, सिंथेटिक नहीं है। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, नेचुरल, बी लिख रहे हैं बच्चे। NAA24D आर सिंथेटिक, साइटोकाइनिन नहीं है। ऑक्सिन, ऑक्सिन यूज इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो बच्चों आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी। 58% लोगों ने कहा कि इसका आंसर जाएगा बी। चलो चैट बॉक्स में लिखना, इसमें चैट बॉक्स में लो, पोल भी करा देता हूं साइड में, चैट बॉक्स में बताइएगा। इनिशिएट रूट इन स्टेम कटिंग, एप्लीकेशन यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप इन, अर्ली स्टेजेस में प्रमोट नहीं करता, अर्ली स्टेजेस में ये आपका प्रिवेंट करता है। इन मोस्ट लोअर प्लांट, in most lower plant growing apical bud inhibit growth of lateral bud called apical, lower नहीं, higher plant। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? सी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, कोई डी लिख रहा है। रिमूवल ऑफ शूट टिप, कैपिटेशन नहीं, डीकैपिटेशन। रिमूवल ऑफ शूट टिप कॉन्सेप्ट वाइडली यूज इन टी प्लांटेशन एंड हैजेस मेकिंग। रिमूवल ऑफ शूट टिप कॉन्सेप्ट वाइडली यूज इन, हां ये सही है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये और ये, 1 2 3 सही है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। 32% लोगों ने कहा रिमूवल ऑफ शूट टिप, ठीक है, रिमूवल ऑफ शूट टिप कॉन्सेप्ट यूज इन टी प्लांटेशन हैज मेकिंग, ये सही है। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, ये भी सही है। रूट इन स्टेम कटिंग एप्ली यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन, तो आपके 3 आपके सही हैं। ये लो, ऑक्सिन डू नॉट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, अरे बाबा ऑक्सिन डस इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन यूज्ड एज हर्बिसाइड, ये मैं आपकी नॉलेज चेक नहीं कर रहा हूं, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं आपसे पहले। कहीं आप कहो कि मैं खुद कर रहा हूं, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आप मुझसे पहले कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, ये मैं आपको खुद प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ऑक्सिन यूज्ड एज, ऑक्सिन, टिप की स्पेलिंग गलत थी, 1 मिनट, टिप की स्पेलिंग गलत थी। अरे वो तो टाइपिंग एरर है ना, कंप्यूटर वाले भैया से गलती से गलत टाइप हो गया होगा, उसकी वजह से वो था, उसको कंसिडर मत करिए, वो तो नहीं। मतलब मैं अगर आपको फंसाऊंगा तो ऐसी जगह थोड़ी ना फंसाऊंगा। इतने टाइम से हम सामान बेच रहे हैं, आज तक हमारा माल पकड़ा नहीं गया है ना। मैं आपको फंसाऊंगा तो कॉन्सेप्ट में फंसाऊंगा, ऐसे नहीं फंसाऊंगा, ये छोटे काम नहीं करूंगा, है ना। अब नेसेसरी में कितने सी हैं, कितने ऐसे, किसने गिना आज तक? पेन चलता है अपने आप, नेसेसरी लिखा जाता है ना। उसमें मैं 1 सी 1 एस गायब कर दूं तो उससे कुछ नहीं होता, वो नेसेसरी पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऑक्सिन यूज एज अ हर्बिसाइड 2,4-D टू किल मोनोकॉट, मोनोकॉट नहीं, टू किल डाइकॉट। ऑक्सिन यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन बाय गार्डनर। ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन नो रोल, ऑक्सिन रोल इन सेल डिवीजन। 2 आपके सही हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ये तो जिबरलिन का आ गया। बच्चों ऑक्सिन हमारा कंप्लीट हो गया क्वालिटी के साथ, अब हम पढ़ेंगे जिबरलिन। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, जिबरलिन। अब हम जो अगला पढ़ने वाले हैं आपका, हमारा ऑक्सिन हो गया है, अब हम पढ़ेंगे आपका जिबरलिन। अब हम पढ़ेंगे आपका जिबरलिन।
जबराल। अब हम पढ़ेंगे जिबरलिन। जी ए, तेरे लिए हम हैं जिए। 8 बजे आपका पोल अभी तक चल रहा है। क्या था भाई उसका आंसर? कितने? 2 सही थे ना? 0 1 2 सी था। इतने बड़े लुके हैं देखो। पता है क्यों लिख रहे हो पोल? क्यों सालो तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों का सही होगा, इसलिए कह रहे हैं पोल भी चला दो। पोल चल रहा है, ले देख ले, देख ले। अरे आयुष सर भी आए हैं आज तो। चलो, प्रोफेसर साहब भी आए हैं अभी इसमें। ठीक है, जिबरलिन। तो नेक्स्ट है आपका जिबरलिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका जिबरलिन। आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जिबरलिन। नेक्स्ट है आपका जिबरलिन। तो ऑक्सीजन हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका 8 बजे तक, और फिर हम करेंगे रिवीजन विद रुपेश सर। ठीक है, आ जाओ। अभी करा लो रिवीजन थोड़ा। जब इतना इंपॉर्टेंट काम करा रहा हूं तुम्हारे लिए, रिवीजन करा रहा हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी तो लूंगा। ठीक है, 7:55 तक पढ़ेंगे, 7:55 से रिवीजन कर लेंगे 10 मिनट में। ठीक है, 8:05 पे छुट्टी कर दूंगा। आ जाओ। जिबरलिन। बच्चों, जापानीज फार्मर ने क्या देखा? जापान में जो फार्मर थे, जापानीज फार्मर ने, ठीक है, जो हॉरर मूवी होती है ना, एक्चुअल में वो ये लोग ही बनाते हैं जापान वगैरह में। फिर इसके बाद वो यूएसए वाले लोग इसको अपनी भाषा में बनाते हैं, इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे इनकी मैंने वो देखी है, रिंग, ग्रज, ग्रज की सीरीज देखी है। ठीक है, शटर, शटर 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 आइलैंड भी देखी है। शटर, शटर है ना, शटर ही है वो, जिसमें एक लड़की है जो हमेशा कंधे पे बैठी रहती थी, उसमें वो फोटोग्राफर होता है। ठीक है, तो इनकी खतरनाक ही रहती है। जापानीज जो हॉरर मूवी होती है ना, वो खतरनाक ही होती है। ठीक है, आ जाओ। जब मैं कॉलेज टाइम में था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस टाइम देखी थी मैंने ग्रज वगैरह ये सब, रिंग 1, रिंग 2। ठीक है, वो देखी थी। कॉन्जरिंग, कॉन्जरिंग तो है ही अच्छी, कॉन्जरिंग का तो नाम है ना। आ जाओ सालो, आ जाओ। मुनिया। मुनिया, मुनिया भी अच्छी मूवी है। ठीक है, आ जाओ बस। रॉन्ग टर्न मत लिख देना यहां पर बस। हाँ, रॉन्ग टर्न, रॉन्ग टर्न मत लिख देना। रॉन्ग टर्न पहली वाली अच्छी है, जो फर्स्ट रॉन्ग टर्न है ना, वो अच्छी है भाई। ठीक है, 2 भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद जो बाकी बनी है वो तो सब ऐसे ही है ना। पुष्पा, पुष्पा अच्छी है, मैं देखकर आया हूं। ठीक है, आ जाओ। आहट, आहट 90s वाला खतरनाक था। जापानीज फार्मर ने क्या देखा? कि जो राइस के प्लांट थे, जापानीज फार्मर ने देखा, ठीक है, जापानीज फार्मर ने क्या देखा? जब राइस के प्लांट हैं, ठीक है, जापानीज फार्मर ने क्या देखा? जो राइस के जो प्लांट होते हैं वो काफी लंबे दिखे। मतलब जापान में चावल के जो प्लांट थे, उनकी जो सीडलिंग थी, वो प्लांट काफी लंबे थे। तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये राइस के प्लांट को क्या हो गया। तो इस वजह से वहां के लोगों का मूर्ख बना के रखा गया। मतलब जिसको बोलते हैं ना फुलिश, कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि राइस के प्लांट में एक्चुअल में हुआ क्या। बाद में जापानीज फार्मर ने देखा कि राइस के जो प्लांट हैं वो टॉल हैं और थिन हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है एक्चुअल में, और इस चीज से वहां के किसान लोग परेशान थे। लोगों का मूर्ख बना के रखा गया कि वहां एक्चुअल में हुआ क्या है। तो इसको बोला गया फुलिश, फुलिश,
और पुलिश सीडलिंग डिजीज, पुलिश सीडलिंग और बैकेने डिजीज, पुलिश सीडलिंग और बैकेने डिजीज। बाद में पता चला कि इन प्लांट को इन्फेक्शन हो रखा है, इन प्लांट को क्या हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है। किसका इन्फेक्शन हो रखा है, इनको इन्फेक्शन हो रखा है फंगस का, इनको इन्फेक्शन हो रखा है फंगस का, और फंगस का नाम था जिबेल्ला। और एक और फंगस था जो इन्फेक्शन कर रहा था, जिसका नाम था फ्यूसेरियम। तो इन प्लांट में जिबरला फंगस और फ्यूसेरियम फंगस का इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से ये प्लांट एक्स्ट्रा टॉल थे। इस बीमारी को बोला गया फुलिश सीडलिंग डिजीज और बैकेने डिजीज, क्योंकि काफी सालों तक लोगों को नहीं पता चल रहा था वहां एक्चुअल में हुआ क्या है, लोगों का मूर्ख बना के रखा गया। ठीक है, तो जापानीज फार्मर ने देखा कि राइस के जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा टॉल है, एक्स्ट्रा थिन है, पेल येलो कलर के हैं, और उनको इन्फेक्शन हो रखा है एक फंगस का जिसका नाम है जिबरला, या एक और फंगस था जिसका नाम है फ्यूसेरियम, और बीमारी का नाम था जापानीज डिजीज नहीं, बैकेने डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज। तो एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जो सेवा करते थे, उनका नाम पड़ा करोसेवा। करोसेवा ने क्या किया, आइसोलेट किया। क्या आइसोलेट किया, एक केमिकल आइसोलेट किया। ठीक है, इन्होंने आइसोलेट किया एक केमिकल। कहां से आइसोलेट किया, जिबरला से आइसोलेट किया। ठीक है, जिबरला से एक केमिकल आइसोलेट किया और उस केमिकल को बोला जिबरलिन, जिसका नाम है GA3। ये प्लांट से नहीं निकाला, जिबरला फंगस से निकाला, प्लांट से नहीं निकाला। तो बताओ ये फंगस कैसा होगा, ये फंगस, ये जिबरलिन कैसा होगा, ये GA3 कैसा होगा। ये प्लांट से नहीं निकाला, ये निकाला कहां से, फंगस से निकाला। तो जिबरला फंगस में कोई ऐसा केमिकल था जो राइस के प्लांट को लंबा कर रहा था, जो स्टेम इलोंगेशन कर रहा था, और वो केमिकल था जिबरलिन। तो फिर से सुनिएगा, जापानीज फार्मर ने देखा कि राइस के प्लांट एक्स्ट्रा टॉल, एक्स्ट्रा थिन है, ठीक है, और उनको जिबरला फंगस का इंफेक्शन है, ठीक है, और उस बीमारी को बोला बैकेने डिजीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज। तो इस फंगस से करोसेवा ने एक केमिकल निकाला, उस केमिकल का नाम था जिबरलिन। तो राइस को एक्स्ट्रा जो टॉल कर रहा था वो जिबरलिन कर रहा था, और वो जिबरलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा था, राइस प्लांट के अंदर जिबरला फंगस प्रोड्यूस कर रहा था। और ये जिबरलिन आपका जिबरला फंगस से निकाला, प्लांट से नहीं निकाला, जिबरला फंगस से आइसोलेट किया। तो ये जो जिबरलिन है इसका नाम पड़ा GA3, GA3 जो कि फंगस से निकाला गया, और ये आपका सिंथेटिक जिबरलिन है, सिंथेटिक जिबरलिन है। तो कोई आपसे पूछे कि वो कौन सा जिबरलिन है जो सबसे ज्यादा जिसकी स्टडी की गई, सबसे ज्यादा किस जिबरलिन की स्टडी की गई, जिबरलिन 3 की, ठीक है, और सबसे ज्यादा कमर्शियल लेवल पर जो यूज होता है वो भी क्या है, कमर्शियल लेवल पर जो जिबरलिन सबसे ज्यादा यूज होता है वो भी है GA3, GA3, GA3। तो आपका मोर देन 100 जिबरलिन है, मोर देन 100 जिबरलिन है, जिनको आपने आइसोलेट किया है, निकाला है। कहां से, फंगस से,
और हायर प्लांट से, फंगस से और हायर प्लांट से, ठीक। GA1 उनको डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3, GA100 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर जो GA1 है, इसके अंदर जो GA1 है, ये GA1 बीन प्लांट से निकाला गया। किस प्लांट से निकाला गया? बीन प्लांट से निकाला गया। तो बताओ ये कैसा हुआ? नेचुरल हुआ या सिंथेटिक हुआ? ये आपका नेचुरल हुआ। ये आपका, अबे क्या है ये? मे बी द इंटरनेट कनेक्शन ऑफ वन ऑफ टू स्लाइड हैज ट्रबल, प्लीज चेक। हाँ, बताओ ये कैसा हुआ? नेचुरल हुआ या कैसा हुआ? बताइए, नेचुरल हुआ या कैसा हुआ? ये हुआ आपका नेचुरल, ये हुआ आपका नेचुरल, ये हुआ आपका नेचुरल। तो बच्चों जिबलिन आइसोलेट किए गए, GA1, GA2, GA3, GA4, GA5 इस तरीके से निकाले गए, तो उनको नाम दिया गया GA1, GA2, GA3, GA4। तो 100 से ज्यादा निकाले गए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि उसमें जो GA3 था वो कहां से निकाला गया, वो फंगस से निकाला गया। वो कैसा था? सिंथेटिक था। बीन प्लांट से जो निकाला गया वो GA1 था, वो आपका नेचुरल था, ठीक है। और जिबरलिन जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये आपके जिबरलिन जो होते हैं ये आपके कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। अब इनका रोल समझिएगा। अब जिबरलिन का रोल समझिएगा, अब देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। स्टॉक लेंथ इंक्रीज, आप देखिएगा, इंक्रीज साइज ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल शेप एंड साइज। एप्पल को बड़ा करना है या अंगूर को बड़ा करना है? एप्पल को बड़ा करना है या फिर अंगूर को बड़ा करना है? गजब भाई, सालों मुझे ही डरा रहे हो सर। समवन इज बिहाइंड यू। अरे गजब बाबा, मेरा लुक्खा बड़ा हो गया है, हमारे साथ ही खेल रहे हो। अबे लुक्खो, अबे हमें डरा रहे हो। मेरे पीछे कोई है, मुझे भी दिख रहा है, बट एक चीज ध्यान रख, अगर बेड पे बैठ के पढ़ रही है तो पाँव नीचे मत लटकाना, और अगर टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ रही है तो तेरे हाथ तो टेबल के ऊपर हैं, सामने तेरा मोबाइल लैपटॉप रखा है, तेरे पाँव नीचे टेबल की तरफ हैं। अब वहाँ नीचे टेबल में झांक के मत देखना, कोई है जो तेरे पाँव के ऊपर हाथ रख के बैठा है। और अगर तू खिड़की की तरफ बैठी है तो साइड में मत देखना, मत देखना मैं कह रहा हूं। वो जो पेड़ है ना, पेड़ पे जो पत्ते हिल रहे हैं, हाँ वो जो हिला भी, हाँ वही वही, वहां कोई पीछे से तेरे को देख रहा है। मत देखना। और बाथरूम में मत जाना। बाथरूम में जाओगे तो मिरर के सामने खड़े होके पानी मुंह पे मत मारना। जैसे ही मारोगे अचानक से और आंख खोल के तुम मिरर के सामने देखोगे तो तुम्हें मिरर मूवी याद आ जाएगी, कोई है जो मिरर से तुम्हारा हाथ ऐसे करके पकड़ लेगा। ध्यान रखना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। ये चीज कल रात को मेरे साथ हुई थी। और अगर किसी के घर में बेसमेंट है, बेसमेंट में मत जाना, और जाना तो कैंडल जला के जाना। समझ में आया?
किसी को बताना मत, वहां बुरी आत्माओं का वास है। आ जाओ। ऐसा तब होता है जब कॉन्जरिंग हिंदी में देख लेते हैं। आ जाओ बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई समवन इज बिहाइंड यू। अरे बाबा, हमें ही डरा रहे हो। अरे कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो, भगवान का वास है हमारे अंदर, हम सब के अंदर। समझ में आया? तो हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना हमारा ना तुम्हारा। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ। ठीक है, इंक्रीज साइज ऑफ द ग्रेप। कैसे साइज बढ़ेगा सर, बताइए। देख, ये है तेरी क्या बोलूं इसको, फ्रूट। ये है स्टॉक, स्टॉक है, स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक है, इसको मैंने बोल दिया स्टॉक। ये वो डंडा है जिसपे अंगूर लगे हुए हैं। अंगूर खाऊंगा, अंगूर खाऊंगा। ये देख, अंगूर लगे हुए हैं, लेकिन अंगूर का जो साइज है वो छोटा है, लेकिन जो अंगूर का जो साइज है वो छोटा है। ठीक है, ये देख, ये तेरे क्या हैं, ये है तेरे ग्रेप्स, और ये ग्रेप्स का साइज कैसा है, स्मॉल साइज है। क्यों स्मॉल साइज है, बताता हूं। तुमने जिबरलिन डाला, तुमने क्या डाला, जिबरलिन डाला। अरे बाबा, तुमने जिबरलिन डाला, तो जिबरलिन ने क्या किया, इस स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अगर स्टॉक की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो जो अंगूर होंगे, सो ग्रेप्स गेट प्रॉपर स्पेस टू एनलार्ज। तो जितने भी अंगूर थे उनको प्रॉपर स्पेस मिलेगा, प्रॉपर स्पेस टू ग्रो, प्रॉपर स्पेस टू ग्रो, जिसकी वजह से अंगूर का साइज बढ़ जाएगा। बच्चों समझ में आया तो यस लिखिए। ऐसे ही सेब के केस में करते हैं। ठीक है, सेब के केस में भी होता है, वहां जिबरलिन आपका इंक्रीज साइज ऑफ द ग्रेप्स एंड एप्पल शेप एंड साइज। ये आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर रिवीजन विद रुपेश सर करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर रिवीजन विद रुपेश सर करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। डन डन, जल्दी नोट कर लीजिए। अब ये नहीं अंगूर गिन के बना रहे हो उसके अंदर। हो गया फिर तो सिलेक्शन। अंगूर गिन के बना रहा हूं मैं, कितने बड़े हैं कितने हैं। अरे भाई तेरा गुच्छा है, 2 अंगूर कम बना ले, जल्दी बन जाएंगे। डन। तो बच्चों पूरी जान के साथ आना। अब भी नहीं जागा और मेरे साथ रिवीजन नहीं किया तो भूल जा सिलेक्शन। पूरे साल एक्सक्यूज दिया, अब तो जाग, अब तो जाग, अब तो जाग। एपिसोड 1, एपिसोड 1। तो बच्चों स्वागत करते हैं इसका पहले एपिसोड का। देखते हैं मेन्यू में क्या है आपके सामने, देखते हैं मेन्यू में आपके सामने क्या है, मेन्यू में आपके सामने क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन और मैं हट जाता हूं 60 सेकंड का टाइम देके। ये लो,
मैं यहां से हट गया हूं, पहला क्वेश्चन है, आप करोगे, करिए। मिले बिना बिगड़े हुए हालात, टूटी हुई तकदीर, क्या करेगी लकीरों की जंजीर। पहला ही स्टेटमेंट आपका सिर चकरा जाएगा, पहले स्टेटमेंट में ही। ERGB लाइसोसोम वैक्यूल नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये लोग नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। बिल्कुल सही है, नहीं है, क्योंकि ये तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ये लोग नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन में काम करता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। अरे यार, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। हेलो लोकेश भाई, ये टीवी पे ना वो मिनिमाइज करके बार बार वो आ रहा है, अल्टरव्यूअर का बन के आ रहा है बार बार कॉलम में, चैट नहीं पढ़ पा रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक 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 है। तो बच्चों, पहला सही है। सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज नॉट अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये भी सही है। वो ये थोड़ी ना कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो भी तो यही कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। ER डिवाइड द इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर नहीं, इंट्रासेलुलर स्पेस। रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर साइटोप्लाज्म, डॉटर साइटोप्लाज्म नहीं, डॉटर न्यूक्लियस। गोल्गी सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रेटली अरेंज्ड नियर न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्केव सिस, कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस, कन्वेक्स नहीं, कॉन्केव। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बट नॉट सेल टू सेल, but also cell to cell. Interval between mitosis and initiation of DNA replication is G1. G2 नहीं, G1. दो स्टेटमेंट सही हैं, दो स्टेटमेंट आपके सही हैं। 46% लोगों का सही हुआ। तो आप पढ़ के आना भाई रिवीजन विद रुपेश सर, पूरी 11th रिवाइज करा दूंगा। सिर्फ 3-3 टॉपिक ही रिवाइज करने भाई, पूरा चैप्टर नहीं करना है। अगर अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये लो, अगला क्वेश्चन, साइड हो जाता हूं। नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन वन क्रोमोसोम इज 2 इन G2 फेस। G2 फेस में एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन वन क्रोमोसोम इज 2। G2 फेस में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। ये सब मैंने बनाए क्वेश्चन बैठ के। नंबर ऑफ क्रोमैटिड इन वन क्रोमोसोम, G2 फेस में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है।
रीजन दिया है कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेस में होता है। बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन इन S2 फेस। 28% लोगों का सही हुआ। अरे लुखो, ये भी सही है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर, अरे यार ये 2 नहीं होना चाहिए था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन का नाश कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, रुक जाओ। डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेस। अब वापस से क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। अब करो इस क्वेश्चन को। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेस। अब करो इसको सॉल्व, क्या आंसर जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन वन क्रोमोसोम इज 2 इन G2 फेस। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेस। अब बताओ क्या आंसर जाएगा? नहीं नहीं, बोनस नहीं, हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेस, अब बताओ क्या जाएगा? करो चीटिंग करता है बताओ अब क्या जाएगा? देखते हैं अब क्या जाएगा। 86% लोगों का सही हुआ, बिल्कुल सही है बच्चों। G2 के अंदर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड तभी तो आएंगी जब एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, क्योंकि G1 में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड था। एस के अंदर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड कैसे आई? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। तो इसलिए तो G2 के अंदर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड पहुंची, क्योंकि एस फेस में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थी, और एस फेस में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड किसकी वजह से आई? डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से आई। ये लो अगला क्वेश्चन। बस 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में पूरा है, सिर्फ ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है बस। ये तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और। एम फेस एंड विथ कैरियोकाइनेसिस, इंटरफेस रेस्टिंग फेस, इंटरफेस सेल नॉट प्रिपेयर फॉर डिवीजन। G2 में प्रोटीन आर सिंथेसाइज, सेल ग्रोथ कंटिन्यू। S में if initial is 2N and 2C, then after S it is 4N 4C. ईस्ट में 90 सेकेंड, ह्यूमन में 24 मिनट, ह्यूमन एम फेस 1 आवर। कमेंट करके जरूर बताना जब लेक्चर खत्म हो जाएगा कि आपको रिवीजन विद रुपेश सर कैसा लगा, आपको रिवीजन क्लास कैसी लगी, रिवीजन सेशन कैसा लगा, इसके लिए अलग कमेंट करके बताना। रिवीजन प्लानर देना आसान है बेटा, लेकिन क्लास में डेली रिवीजन कराना वो आसान नहीं होता है। काय को सिरदर्दी ले जब ऑलरेडी पढ़ा चुका है, लेकिन करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि ना कराने से क्या फर्क पड़ेगा, कराने से फर्क पड़ेगा। एम फेस एंड विथ कैरियोकाइनेसिस नहीं, साइटोकाइनेसिस। इंटरफेस रेस्टिंग फेस, इंटरफेस सेल नॉट प्रिपेयर फॉर डिवीजन, सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन। प्रोटीन आर सिंथेसाइज, सेल ग्रोथ कंटिन्यू। इफ इनिशियल इज 2N एंड 2C, देन आफ्टर S 2N का रहेगा 2N, 2C का हो जाएगा 4C। तो ये गलती हो गया क्योंकि यहां 2N आना चाहिए था। ईस्ट में 90 मिनट, हमारे अंदर 24 आवर। तो सही कितना है? ह्यूमन एम फेस में हमारा जो माइटोसिस फेस होता है वो आखिरी के 1 घंटा होता है। ठीक है, तो एक ये सही है, और एक आपका सेल ग्रोथ कंटिन्यू। G2 में प्रोटीन और सिंथेसिस 2, इंटरफेस 3, रेस्टिंग फेस। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 59% लोगों ने कहा। ये लो, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, करो।
हार्ट सेल परमानेंट इन जी नॉट। जीबी मतलब गोल्गी बॉडी, लाइटली स्टेन डी नियर न्यूक्लियस। जीबी मतलब गोल्गी बॉडी, लाइटली नहीं है, डेंसली स्टेन है। लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन बाय एसईआर इन प्लांट, प्लांट नहीं है, एनिमल है। आरईआर कॉन्टिन्यूअस विथ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंटरफेस लेस देन 95%, लेस देन नहीं, मोर देन। इवेंट ऑफ सेल साइकिल अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं, एक्टिव। जी नॉट इनएक्टिव स्टेज, क्विसेंट स्टेट, सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं, एक्टिव। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो हार्ट सेल 1 2 2 आपके सही हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। और ये एक पहल की है, मैं आपको जो भी टॉपिक दूंगा उन टॉपिक में जहां भी डायग्राम आएंगे वो डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये क्या है बताइए, आप लेबलिंग बताइए। ये है न्यूक्लियस। इससे क्या होगा, नीट में कोई भी डायग्राम क्वेश्चन आएगा आपका सही हो जाएगा। ये है आपकी न्यूक्लियर पोर, ये जो बनाया है ये है आरईआर, ये आपका है राइबोसोम, और ये है आपका एसईआर। आप ये समझ लीजिए आप पूरी 11 को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। ये है जी नॉट, G1, S, G2, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, और ये है आपका साइटोकाइनेसिस। तो सारे जो भी टॉपिक आएंगे, तो आज जो टॉपिक थे उसमें डायग्राम दो ही जगह है, एक इंटरफेस में है और आपका एक इसके अंदर है। गोल्गी बॉडी का तो वो बना हुआ है हल्का सा, ठीक है। हे लुकास, कमेंट करके बताना लेक्चर कैसा लगा। रिवीजन विद रुपेश सर का पहला एपिसोड कैसा लगा, क्या आपको कोई फायदा हुआ, क्या आपको ये बेनिफिशियल लगा, क्या आपका कुछ रिवीजन हुआ। अगर आप पढ़कर आए होंगे तो आपको बहुत फायदा लगा होगा, और अगर आप पढ़ के नहीं आए तो फिर तो बेसमेंट में मत जाना, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, बिकॉज रिवीजन विद रुपेश सर चलेगा, इट वॉन्ट स्टॉप। सलाम।